अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 का जिक्र करें तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात सुने। उन्होंने कहा था, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है। इस संविधान निर्माताओं के इन वक्तव्य से लगता है कि अनुच्छेद 32 कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। यह न सिर्फ अपने आप में मौलिक अधिकार है, बल्कि दूसरे मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने का भी एक जरिया है। और यही कारण है कि कार्यपालिका अथवा विधायिका कोई भी इस अनुच्छेद 32 के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकता। यदि करता है तो वह शून्य प्राय होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक संशोधन का अधिकार, इसे संवैधानिक संशोधन के बाद भी नहीं बदला जा सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 में जो मूल बातें होती है वह यह है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। और उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार है। उसके द्वारा जो रिट जारी की जा सकती है वह है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। साथ ही यही बात है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। हालांकि यही कारण है कि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत जहां सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है, वही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। और 1950 के पहले मद्रास, कलकत्ता, बम्बई उच्च न्यायालयों को ही रिट जारी करने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। और यह वह अधिकार है जिसके माध्यम से हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए, अपने अधिकार की गारंटी पाने के लिए, अपने मूल अधिकार को पाने के लिए, अपने मूल अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हम उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने के अपने इस अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 359 के तहत जब आपातकाल की घोषणा होती है तब इसे निलंबित कर दिया जाता है। और संवैधानिक उपचारों के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं वे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा है। और ये रिट विशेषाधिकार कहा जाता है, व्यक्ति का विशेषाधिकार। और यहाँ पर हम देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश होता है हेबियस कॉर्पस। और यह हेबियस कॉर्पस लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उसको प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। और यह आदेश होता है, यह एक तरह का आदेश है जिसमें वो कोई व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसे यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। और उसका कारण यह है कि वह न्यायालय देखेगा कि उसे यदि अधीन रखा गया है तो उसका औचित्य क्या है, उस औचित्य वह वैध है अथवा नहीं। यदि विधि सम्मत का नहीं है तो फिर उसे छोड़ने का आदेश देती है। न्यायालय यदि संतुष्ट नहीं है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश देती है। और यह आदेश किसी प्राइवेट व्यक्ति या कार्यपालिका किसी के भी मनमाने कार्य के विरुद्ध यह व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। व्यक्ति की रक्षा करने के लिए यह दिया गया है। विधि की अनुमति के बिना किसी को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। और ऐसे ऐसा होता है तो वो व्यक्ति, संस्था, प्राधिकार जिसने व्यक्ति को बंदी बना है उसे उसके विरुद्ध उसे अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के तहत मिला प्राण और दैहिक स्वतंत्रता राज्य के विरुद्ध में अधिकार प्रदान करती है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि विधि के सम्मत नहीं है तो फिर उसे किसी भी दृष्टि से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ऐसा किया जाता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस प्राधिकारी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट निकालते हैं और उस व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में जिसने रखा होता है और उसके विरुद्ध व्यक्ति को मुक्ति का आदेश देंगे। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब नहीं निकाली जा सकती है, तो हम यह कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति
विधि सम्मत तरीके से हिरासत में लिया गया है, कानून सम्मत है, तो फिर उसके विरुद्ध रिट नहीं निकाली जा सकती है। या किसी का अपमान, कोई व्यक्ति को विरुद्ध विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के विरुद्ध जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो फिर वहाँ पर रिट की व्यवस्था नहीं होती है, रिट नहीं निकाली जाती है। न्यायालय के द्वारा जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, सजा सुनाई जाती है, तो फिर वहाँ पर यह बात नहीं होती है, नहीं निकाली जा सकती है। या जब हिरासत की बात न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर की होती है तो फिर वहाँ पर उनके न्याय क्षेत्र अधिकार से बाहर का होता है, तो फिर वहाँ पर रिट नहीं निकाली जाती है। परमादेश, परमादेश एक तरह का आज्ञा होता है। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, आज्ञा और सर्वोपरि आज्ञा। और यह सीधे शब्दों में कहें तो परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, उस वहाँ पर अपने दायित्व से भाग जाता है, और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। परमादेश कई व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया सकते हैं, वो पदाधिकारी जो होते हैं, जैसे कि कोई सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासक होते हैं, निगम होते हैं, अधीनस्थ न्याय, और यहाँ तक कि यह समझ सकते हैं कि यह न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी निकाला जाता है रिट। जब कोई न्यायिक निकाय या अवर न्यायालय अपना अधिकारिता का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे इनकार करते हैं करने में, तो यहाँ पर उसे भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए रिट जारी किया जाता है। परमादेश किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होता है, प्राइवेट निकाय के विरुद्ध जारी नहीं होता है। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध तो परमादेश जारी नहीं किया जाता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल हो या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, तो इन सब के विरुद्ध परमादेश का रिट जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरे प्रकार का रिट होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का रिट जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अवर न्यायालय को संबोधित एक रिट है। और प्रतिषेध का अर्थ एक तरह से देखें तो रोकना, या रोकना है, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में काम नहीं करने के लिए रोकना है। अधिकार क्षेत्र से बाहर यदि वो काम करता है तो यहाँ पर उसे रोकने वाली बात होती है। और यह किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है, बल्कि यह न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध प्रतिषेध का रिट जारी किया जाता है। या किसी निजी व्यक्ति, कोई विधायी न्याय है, कोई प्राधिकरण है, प्रशासनिक प्राधिकरण, तो वहाँ पर जारी नहीं की जा सकती है रिट। सीधे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिषेध किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। जो लोक न्याय की कार्य नहीं करते हैं उसके विरुद्ध जारी नहीं होती है। और इस तरह की बातें तभी होती है जब कोई न्यायालय की कार्रवाई से, उसके अधिकार से, यहाँ पर जो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार पर वो प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकार का हनन होता है, तो ही इस तरह का रिट जारी होता है। एक तरह से कहें तो अपने न्याय क्षेत्र में रहने का आदेश देती है, अपने न्यायिक कार्य को रोकने का आदेश जारी करती है। और प्रतिषेध के बाद चौथा है उत्प्रेषण। तो यह भी एक तरह का आज्ञा पत्र है, और यह आज्ञा पत्र किसी विवाद को नीचे के न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कहें तो जारी किया जाता है। यह तब जारी की जाती है इसे कि जो अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों को, ऐसा इसीलिए होता है कि वो अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे, या कोई न्यायालय अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, वे न्याय करने के संदर्भ में किसी प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करे। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर एक तरह की सूचना मांगी जाती है कि आप जो कृत्य कर रहे हैं यह आपके अंतर्गत नहीं आती है, इसे आप ऊपर के न्यायालय में भेज दें। और मामला ऊपर के न्यायालय में मंगा लिया जाता है कि वह आपके विचाराधीन मामला है, वह कार्रवाई आप वहाँ पर नहीं करें, आपके क्षेत्र में नहीं आता है, और फिर वहाँ पर ऊपरी न्यायालय उस पर निर्णय लेती है।
एक होता है अधिकार परीक्षा को वारंटो। अधिकार परीक्षा का रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो लोक प्रकृति का पद ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है, उसका हकदार नहीं होता है और ज़बरदस्ती अनाधिकार रूप से किसी पद को ग्रहण कर लेता है। और कहें जब कोई ऐसा व्यक्ति कोई जब कुछ ऐसी इस तरह के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हो जाए जो कि वैधानिक रूप से उसे वो अधिकार कार्य करने का नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय अधिकार परीक्षा के तहत उसे आदेश देता है, उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। और जब तक रिट जारी होता है और रिट जारी करने के दौरान उस पद को न्यायालय के निर्णय आने तक रिक्त ही समझा जाता है। न्यायालय पूछती है कि आखिर वह किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत उस पद को धारण किए हुए हैं, और बाद में न्यायालय उसे इस पद को छोड़ने के लिए भी कह सकती है। अधिकार परीक्षा रेट के लिए जो बातें आवश्यक होती है वह यह है कि वह व्यक्ति का पद, जिस पद को धारण करते हैं, जिसके विरुद्ध आदेश निकलता है, वह पद ऐसा होना चाहिए कि वह पद किसी कानून द्वारा या संविधान द्वारा सृजित पद होता है और वह पद अधिष्ठायी होता है। किसी व्यक्ति के, अर्थात इसका मतलब वह किसी व्यक्ति के प्रसाद पर्यंत, किसी व्यक्ति की इच्छा पर्यंत वह पद नहीं रहता है, बल्कि वह किसी सेवक का नियोजन के रूप में नहीं होता है, बल्कि और साथ ही यह भी देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने में संविधान का या कानून का या कानूनी नियम का उल्लंघन हुआ होता है, तो ही अधिकार परीक्षा रेट जारी करने की बात होती है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत यह भी समझ लें, रिट जारी करने की बात जब होती है तो अनुच्छेद 32 के तहत जहां सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है।